चलो कम टू दिस लास्ट टॉपिक, अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड 3.6। अगर आपको याद होगा हमने सैटरडे को भी कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स पढ़े थे, राइट, विच वर अनलॉफुल। कम टू द प्रीवियस पेज। अच्छा, इसमें से एक बच्चा है ना हमारा मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, राइट। ये देखो, कम टू दिस पेज, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ये सारे हमने अग्रीमेंट्स देखे थे क्या? फॉरबिडन बाय लॉ, इफ परमिटेड वुड डिस्ट्रॉय द प्रोविजंस, वो मैरिज वाला, टू लिव सेपरेटली, राइट। थर्ड पॉइंट क्या था? इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, वो गेन्स बांटना इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, राइट, ये वाला था। फोर्थ पॉइंट क्या था? इंप्लाइज इंजरी, वो मैंने सर्वेंट वाला एग्जांपल दिया था, राइट। फिर इफ कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, इसमें क्या एग्जांपल था कि वो तुम डिवोर्स ले लो अपने पति से और मुझसे शादी कर लो, राइट, दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज इमोरल। एंड द लास्ट वन वाज इफ कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो इसमें आप किसको प्रमोट कर रहे हो? करप्शन को, इनजस्टिस को, इमोरलिटी को, ठीक है। नीचे देखो लास्ट लाइन में आपको 3 वर्ड्स दिए हैं, विच प्रमोट्स करप्शन, इनजस्टिस एंड इमोरलिटी, ठीक है। सो दीज वर द टोटल 6 पॉइंट्स। ये 6 पॉइंट्स किसके हैं? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था उसमें? ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, राइट। एलियन फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो चलेगा क्या? थोड़ा ध्यान से सुनो, एलियन फ्रेंड का है मैंने, एलियन एनिमी नहीं, ओके। ये वो कल ही हमने केस स्टडी लिखा था, ओके। तो अगर एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो चलेगा क्या? द आंसर इज नो, इट्स एन एलियन एनिमी, नॉट अ फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? इंटरफियरिंग विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब क्या? मैंने जज को जाके पैसे खिलाए कि तुम मेरे डिसीजन में फेवर पास, डिसीजन पास करना, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो क्या? नहीं, इट इज कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। थर्ड पॉइंट क्या था? अग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, मतलब क्या? वो मर्डर वाला याद है क्या, कि मैंने मर्डर देखा पर वो मुझे पैसे देता है, कि कभी भी किसी को बताना मत कि तुमने मर्डर देखा था, राइट, तुमने कुछ नहीं देखा है। सो दिस इज क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। लास्ट वाला क्या था? पॉइंट ई, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स, मतलब क्या? कैन आई ट्रांसफर माय पद्मा विभूषण टू समवन, टू माय डॉटर, टू अ थर्ड पर्सन? क्या मेरे पास जो अवार्ड्स मिले हैं, क्या मेरे जो अचीवमेंट्स हैं वो मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ? मैं अपनी डिग्री ट्रांसफर कर सकती हूँ? कैन अ डॉक्टर ट्रांसफर हिज डिग्री टू समवन? द आंसर इज नो, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? अग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट टू ड्यूटी, इसमें क्या था कि सामने वाला मुझे पैसे खिला रहा है और मैं बोलती हूँ कि मैं तुम्हारा टेंडर ही एक्सेप्ट करूंगी, राइट, ये चलेगा क्या? नहीं, मतलब क्या? यहाँ पर भी करप्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। ये एग्जांपल दिया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाला। मैरिज ब्रोकरेज में क्या था? एक अग्रीज टू गिव ₹1 lakh टू बी, इन रिटर्न बी गिव्स कंसेंट फॉर गेटिंग मैरिड टू एज डॉटर, मतलब मैं तुमको पैसे देती हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी करो। ऐसा कोई अग्रीमेंट बन सकता है क्या? नहीं, इट इज कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इसको हम किस में क्लासिफाई किया था हमने? डाउरी में, इफ यू रिमेंबर, राइट, लिख लो वहां पर चाहिए तो। एंड द लास्ट वन विच वी सॉ वाज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, क्या मैं किसी को यहाँ पर रोक सकती हूँ कि तुम कोई दूसरे क्लासेस स्टार्ट मत करो? कैन आई स्टॉप समवन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द बिजनेस प्रोफेशन? द आंसर इज नो, ठीक है। So these were some of the agreements which we studied on Saturday, which were considered to be against public policy, ठीक है। अब आप इसका जितनी बार रीड करोगे उतनी अच्छी बार समझेगा, एंड स्पेशली द एग्जाम्पल पार्ट, ठीक है। आज भी हम कुछ ऐसे ही अग्रीमेंट्स पढ़ने वाले हैं विच आर टू बी स्टडीड इंडिविजुअली, ठीक है, एक साथ नहीं पढ़ना है। देखो, कम टू दिस पॉइंट, अग्रीमेंट्स विच आर डिक्लेयर्ड एज वॉइड, मतलब क्या? लॉ ने आपको एक लिस्ट दी है कि भाई ये अग्रीमेंट्स, ये जो सारे अग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड कंसिडर किए गए हैं, ठीक है। लॉ ने ही आपको एक लिस्ट बना के दी है, ठीक है। चलो लेट अस गो थ्रू वन बाय वन। फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, अग्रीमेंट्स बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज। चलो बताओ, हु आर इनकम्पिटेंट पार्टीज? इनकम्पिटेंट पार्टीज के नाम बताओ क्विकली, कौन होते हैं? Who are incompetent parties? बोलो ना, फिर दही जमा के रखिए क्या? दूसरा कौन है? Who is the second person? There are in total 3 people.
अनसाउंड माइंड, थोड़ा जोर से बोलो, आई हैव अ हियरिंग प्रॉब्लम। अनसाउंड माइंड पर्सन। हाँ, और थर्ड वाला क्या था? इंसॉल्वेंट ऑब्लिक डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कोर्ट, लिख लो ये, डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट। ये तीन लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड एज इनकम्पिटेंट पार्टीज। राइट डाउन, ये लिख लो वहां पर नोट्स में, इनकम्पिटेंट पार्टीज को ब्रैकेट बना के। माइनर, अनसाउंड माइंड पर्सन, थर्ड वन इज इंसॉल्वेंट और डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं क्या किसी के साथ? तो अगर बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या होगा? they will be considered to be void। ठीक है, कंटेंट पढ़ो एक बार क्विकली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। कंटेंट में इन्होंने कंपीटेंट पार्टीज की बात की है या इनकम्पिटेंट पार्टीज की बात की है? कंपीटेंट पार्टीज की बात की है। तो कंपीटेंट पार्टीज की बात की है तो किस किस को ना किस किस का नाम लिखा है? जो हमने ये 3 पॉइंट्स लिखे उनका उल्टा लिखा है। तो कंपीटेंट पार्टीज कौन होंगे? मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, चलो रीड द सेकेंड पॉइंट। अग्रीमेंट्स मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। म्यूचुअल मिस्टेक मतलब क्या? आई थॉट कि सेलर मुझे BMW बेच रहा है, ठीक है, सॉरी BMW, दिस इज व्हाट आई थॉट, आई एम द बायर, पर सेलर मुझे एक्चुअली क्या बेच रहा था? तो यहां पर आई वुड से जो सब्जेक्ट मैटर है क्या वो मैच करता है? उसके लिए वो कुछ और बेच रहा है, मेरे लिए मैं कुछ और खरीद रही हूं। सो इज द सब्जेक्ट मैटर मैचिंग? तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मिस्टेक। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को भी क्या माना गया है? वॉइड। अब जहां पर यहाँ पर मिस्टेक लिखा है इसको अंडरलाइन करके ये एग्जाम्पल लिखो सो दैट यू विल रिमेंबर व्हाट आर वी स्पीकिंग ऑफ। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 20। Okay, I'm reading the point. देखो, where both the parties to an agreement under a mistake, okay, as to the matter of fact, such agreement is void. ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर के लिए कंफ्यूजन है। मैं कुछ अलग सोच रही हूँ, वो मुझे कुछ अलग बेच रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे? इट इज कंसिडर्ड टू बी void। ठीक है, कम टू पॉइंट नंबर 3। ऐसे एग्रीमेंट्स जिसका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना गया है, ये हमने पढ़ा है क्या? रीड ऑल द 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। हैव वी स्टडीड ऑल दिस 4-5 पॉइंट्स इन डिटेल? अभी हमने जस्ट पढ़ा था फॉरबिडन बाय लॉ विल डिफीट द प्रोविजंस, फ्रॉडुलेंट इंप्लाइज इंजरी, कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इसको ऐसे एक ब्रैकेट बना के बताओ कौन सा पेज नंबर पे पढ़ा है हमने ये ऑल 4 पॉइंट्स का कौन से पेज नंबर पे पढ़े? 37 है क्या ये सारे पॉइंट्स? तो ये वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? एज इट इज वही सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देख लो एक बार, फिर भी चेक कर लो। 36 एंड 37, राइट? तो यहां पर अगर आपको ये पूछते हैं, वॉइड वाले ट्रांजैक्शंस पूछते हैं, तो यहां पर आपको सिर्फ सब हेडिंग्स लिखनी है, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कम्स इन द एग्जाम्पल पार्ट, बट नाउ दैट वी हैव स्टडीड दोज अग्रीमेंट्स, तो अब ये समझ आ रहे हैं, ये सारे अगेन रिपीटेड ही है, राइट? दे आर ऑल सब हेडिंग्स, पेज नंबर 36 एंड पेज नंबर 37। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ओके, कम टू द एग्जाम्पल पार्ट। Okay, A promises to obtain for Mr. B an employment in public services and B promises to pay money in return। इसको हम किसका एक, अगर इस ये एक सेंटेंस को अगर मुझे एक हिंदी वर्ड देना होगा तो मैं क्या दूंगी बताओ? दिस अग्रीमेंट इज void and consideration is unlawful। मतलब क्या? मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ कि तुम मुझे 1 लाख दो और मैं तुमको मेरी कंपनी में जॉब दिलाऊंगी। क्या कहते हैं इसको? रिश्वत खिलाना, राइट? इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज void and it is unlawful, right? Read these 2 lines again। ए क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुमको पब्लिक सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट दिलाऊंगा,
तो मुझे पैसे दे दो, तो ये अग्रीमेंट बन सकता है क्या? इसको हम वॉइड मानेंगे, ठीक है। वहां पर लिख लो चाहिए तो रिश्वत, यू विल बाद में जाके हो सकता है कि यू माइट फॉरगेट टू कनेक्ट, द मोर यू राइट टुडे द मोर इट विल बी बेटर फॉर ओके। अब ये पार्ट जो लिखा है ना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 एंड दिस पार्ट दीज टू पैराग्राफ्स आई वुड से वील रीड लेटर। पहले हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जांपल पढ़ो। ए एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद बी टू सुपरवाइज बीज लीगल एज वेल एज इलीगल बिजनेस फॉर एनुअल सैलरी ऑफ 1,80,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो यहाँ पर, तो आई विल राइट ए एंड बी का कॉन्ट्रैक्ट बना था, ठीक है। ए क्या करेगा? बी के बिजनेसेस को सुपरवाइज करेगा, ठीक है। अच्छा, बी के दो बिजनेसेस हैं, एक क्या है? लीगल है, एक दूसरा क्या है? अच्छा, ए कितनी सैलरी ले रहा है? 1,80,000। अच्छा, अब मुझे इसमें से बताओ 1,80,000 ये सैलरी ले रहा है, ठीक है। अब इसमें से लीगल का कितना लेगा और इलीगल का कितना लेगा? बताओ, क्लासिफिकेशन दिया है क्या कि लीगल का 1 लाख है, इलीगल का 80,000 है? Is there any classification given? Okay, so tell me, is this contract severable? क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? So shall I call this type of agreement as not severable? क्या हम इसको ऐसे इसका ब्रेकअप कर सकते हैं क्या? ब्रेकअप पॉसिबल है क्या? सेपरेशन पॉसिबल है क्या? नहीं ना। सो दिस इज नॉट सीवरेबल। तो ये पूरा ही अग्रीमेंट जो यहाँ पर बना है ये क्या होगा फिर? ये पूरा ही अग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल पढ़ो। उसके नीचे वाला जो एग्जाम्पल है वो पढ़ो। बताओ लीगल बिजनेस के लिए कितना ले रहा है वो? लीगल बिजनेस के लिए कितना ले रहा है और इलीगल के लिए? टोटल कितना है? यहाँ पर सेपरेशन पॉसिबल है क्या? यस। सो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानेंगे? सीवरेबल। तो यहाँ पर बताओ, क्या मैं इस पार्ट को वैलिड और इस पार्ट को वॉइड मान सकती हूँ? राइट। सो नाउ व्हाट आर वी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस कंटेक्स्ट, फ्रॉम दीज टू एग्जांपल्स? जहां पर कॉन्ट्रैक्ट सीवरेबल है वहां पर लीगल पार्ट क्या बन जाएगा? वैलिड। और इलीगल पार्ट क्या बन जाएगा? और यहाँ पर ये एग्जाम्पल में सीवरेबल था क्या? ये पूरा ही क्या है? नॉट सीवरेबल। तो ये पूरे एग्रीमेंट को क्या माना जाएगा? ये क्लियर है क्या सबको? ये लिखो। So rather than reading the content, we have understood with the help of these two examples. Okay. चलो, ये जो मैंने पार्ट ये बॉक्स में डाला है इसका जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बस उतना अंडरलाइन करना। ये जो हमने फर्स्ट में देखा, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा था? ये सीवरेबल था क्या? सीवरेबल नहीं था, राइट। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? द अग्रीमेंट इज वॉइड। जितना हाईलाइट किया उतना करो। जो फर्स्ट एग्जाम्पल देखा उसमें सीवरेबल था क्या? नहीं, पूरा का पूरा वॉइड माना जाएगा अग्रीमेंट, राइट। और सेकेंड पैराग्राफ में अंडरलाइन करो। अच्छा सॉरी वो सेकेंड वाला है। फ्रॉम द फर्स्ट हाईलाइट करो। यहाँ पर यार गंदे तरीके से लिखा है, ठीक है। अंडरलाइन इन द सेकेंड पैरा वेयर बोथ लीगल एंड इलीगल पार्ट एंड द लीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड, है ना। यहाँ पर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? द इंटायर अग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो ये है, सेकेंड वाला पैराग्राफ है, यहाँ पर इट इज नॉट सीवरेबल और यहाँ पर इट इज सीवरेबल, ठीक है। तो जहां पर सीवरेबल है आप अपने वर्ड्स में भी लिख देना that the legal part becomes valid and the illegal part becomes void, ठीक है। if you have understood these two examples, फिर आप ये जो कंटेंट है ये खुद से भी फ्रेम कर सकते हो आसानी से, ठीक है।
देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज पर ये जो लाइन है ना, क्या लिखा है? वेर इट कैन बी सेपरेटेड द फॉर्मर पार्ट इज इन्फोर्सिबल बट नॉट द लेटर। ठीक है, मतलब जहां पर आपका सेपरेशन पॉसिबल है वहां पर एक पार्ट वैलिड बन जाएगा, दूसरा पार्ट वॉइड बन जाएगा। तो जो वैलिड है वो इन्फोर्सिबल होगा और जो वॉइड है वो इन्फोर्सिबल नहीं होगा। राइट, सिंपल सी बात है। ओके, कम टू पॉइंट नंबर 4, अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन। वो आपको ड्राइंग याद है क्या? चलो ड्राइंग एक बार रिपीट कर लेते हैं। बताओ फर्स्ट क्या आता है ड्राइंग में? ऑफर। मेरा एग्जाम है, बोलो ऑफर के बाद क्या आता है? हाँ, फिर क्या बनता है? खिचड़ी। प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या ऐड करोगे? हाँ, पैसा। पैसा क्या ऐड करोगे? अभी पी लिखूं क्या इधर? तो बोलो ना यार। इकोनॉमिक ज्यादा हो गया है क्या? हाँ, कंसिडरेशन में क्या ऐड करके क्या बनता है? हाँ, सांगा। सांगा क्या बनता है? लास्ट की दो चीजें बच्ची यार, क्या होता है लास्ट में? ये देखो यहाँ पर ये लोग आंसर भेज रहे हैं पर मैं चेक नहीं कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के थोड़ा पहले। हाँ, अग्रीमेंट में क्या ऐड करोगे? अभी कॉन्ट्रैक्ट मत बोलना। अब भी हमने वर्ड पढ़ा है वो, ये वाले पॉइंट में। हाँ, इन्फोर्सिबल कुछ भी मतलब इन्फोर्सिबिलिटी। हाँ, अब क्या बनता है? थैंक गॉड, कैसे तो पहुंच गए तुम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा अग्रीमेंट हो सकता है क्या जिसमें कंसिडरेशन ना हो? ऐसा कोई हो सकता है क्या अग्रीमेंट? नहीं, तो मतलब कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ऐसे भी अग्रीमेंट्स हैं जहां पर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी उसको वैलिड माना गया है। बताओ ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स है जहां पर कंसिडरेशन नहीं है, मतलब सिर्फ यू आर गिविंग यू कंसिडरेशन बट आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग। पापा का पैसा। हाँ, क्या है वो? बताओ पॉइंट्स यूनिट 2 के। ऐसे एक यूनिट पढ़ रहे हो तो दूसरा भूल जा रहे हो। ये देखो यहाँ पर 10 आंसर्स हो गए। विच इज द फर्स्ट एक्सेप्शन? विच इज द फर्स्ट एक्सेप्शन? बुक है ना सबके पास? नोट्स है ना? चलो क्विकली टर्न बैक। चलो बच्चों, टेल मी द फर्स्ट आंसर। हाँ, ये कैसे भूल जाओगे तुम? यही तो याद रहेगा। अब लव एंड अफेक्शन। दूसरा बताओ। गिफ्ट। हाँ, और टाइम बार डेट था क्या? हाँ, और क्या था? हाँ, एजेंसी। और वॉलेंटरी सर्विसेज। ये टेस्ट अभी दिया है ना तुमने? तुमने नहीं दिया है तो यू पीपल आर एक्सेप्शंस। तो मतलब कहना है इससे कि कंसिडरेशन के बिना क्या कोई अग्रीमेंट बन सकता है? द आंसर इज नो, लेकिन उसके भी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इसके भी एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पर कंसिडरेशन है क्या? यहाँ पर कंसिडरेशन इज ओनली वन वे फ्लोइंग। राइट, मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ, राइट, जो कि मैं नहीं दे रही हूँ, वो अलग बात। ठीक है, चलो कम टू फोर्थ पॉइंट। रीड द फोर्थ पॉइंट। देखो समझता है क्या आपको? Okay, what does point 4 say? According to section 25, agreement which is made without consideration is void. Correct? मतलब consideration का होना important है, but आगे ऐसा भी लिखा होगा the exceptions have been dealt in unit 2 पेज नंबर 23, ये भी लिखा हुआ है ना आलसी लोगों के लिए। Okay, so agreement which is made without consideration is void unless it is in writing and registered। मतलब ये यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? unless के बाद they are speaking of exceptions, right? तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में एक एसेंशियल था कि वो राइटिंग और रजिस्टर होना चाहिए। राइट, अगर आप वो नेचुरल लव एंड इसका पढ़ते हो तो। और भी यहाँ पर लिखा है प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। राइट, ये भी पॉइंट था। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4। तो इन शॉर्ट आपको पॉइंट 4 में क्या लिखना है
कि ऐसे अग्रीमेंट्स जिसमें कंसिडरेशन नहीं है वो वॉइड माने गए हैं, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस एक या दो एग्जांपल लिख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो कम टू पॉइंट 5, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ओके, अब ये सुनो, हाउ डज दिस ऑपरेट, सेक्शन 26। सो आई टेल माई डॉटर दैट यू कैन मैरी एनीवन एक्सेप्ट मिस्टर ए। ये मैं अपने डॉटर के साथ एक अग्रीमेंट बना रही हूँ, ठीक है। सो देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन मदर एंड डॉटर, एंड आई टेल माई डॉटर दैट यू कैन मैरी एनीबडी एक्सेप्ट मिस्टर ए। तो यहाँ पर मैंने अपनी डॉटर को रोक लगाई है, क्या ये चलेगा? दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। इससे ये रिस्ट्रेंट नहीं चलेगा। फिर रिस्ट्रेंट हमने ये वर्ड कहां पर पढ़ा है? रिस्ट्रेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, राइट। क्या मैं किसी को रोक सकती हूँ फ्रॉम ओपनिंग क्लासेस ऑन फर्स्ट फ्लोर? नो, आई कैन नॉट स्टॉप। इन अ सिमिलर वे दिस अग्रीमेंट आल्सो वर्क्स। आई कैन नॉट स्टॉप समवन फ्रॉम नॉट मैरिंग समवन, ठीक है। मैं अपनी डॉटर के ऊपर रोक नहीं लगा सकती हूँ दैट यू कैन मैरी एनीबडी बट नॉट मिस्टर ए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बिफोर रीडिंग दिस, अगर ये जो मेरी डॉटर है, इफ शी इज अ माइनर, क्या ये मैं रोक तब लगा सकती हूँ? राइट, है ना। माइनर के ऊपर आप रोक लगा सकते हो, ठीक है, फ्रॉम नॉट मैरिंग एनीबडी अंटिल शी टर्न्स मेजर, ठीक है। तो ये इसका एक्सेप्शन माना जाएगा, राइट। चलो रीड द पॉइंट। तो आपको पढ़ना कैसा है? एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन इज वॉइड, ठीक है। उसके बाद पढ़ो अदर देन माइनर। तो मैंने जो अलग से हाईलाइट किया है वो आप बाद में पॉइंट आएगा, द वन विच आई हाईलाइटेड इन ग्रीन वो बाद में आएगा। पहले फर्स्ट सेंटेंस क्या आएगा? एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन इज वॉइड। उसके बाद आप लिखो अदर देन दैट ऑफ माइनर। तो माइनर के ऊपर रोक लगाई तो चलेगा क्या? राइट, इट इज वैलिड अगर माइनर है तो, ठीक है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 7, नेक्स्ट पेज पर होगा पॉइंट नंबर 7। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर मेरा देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए इसको गुड्स बेचता है, बी इसको पे करता है, ऐसा इनका ट्रांजैक्शन है, सिंपल वाला। क्या ए और बी अग्रीमेंट में ऐसे लिख सकते हैं क्या? सुनो, मैं सेंटेंस बता रही हूँ, यू टेल मी वेदर दे कैन राइट और नॉट। कैन दे राइट कि कल जाके अगर मैं तुझे गुड्स नहीं बेचता हूं तो तू मुझे कोर्ट में स्यू मत करना? क्या बी ऐसा बोल सकता है कि कल जाके अगर मैं तुझे पे नहीं करता हूं तो तू मेरे खिलाफ केस मत फाइल करना? कैन दे स्टॉप समवन फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट? क्या ये वैलिड होगा? कैन यू राइट दिस? कैन यू इंक्लूड सच क्लॉजेस इन द अग्रीमेंट? द आंसर इज नो। सो कैन यू स्टॉप समवन फ्रॉम proceeding to legal proceedings, to go for legal proceedings? You cannot stop someone, ठीक है। चलो let us read this point. इसमें ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मार्क पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 28। ओके, मैं पढ़ती हूँ, देखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28, द अग्रीमेंट्स विच आर रिस्ट्रिक्टिंग द राइट्स एंड अग्रीमेंट्स लिमिटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन आर वॉइड, ठीक है। अब इसका मतलब सुनो, क्या मैंने आपको बताया है कि एक डेटर और एक क्रेडिटर का जो रिलेशन है, ठीक है, तो अब डेटर इसको पैसा देगा, ओके। सो सपोजिटली 1 मार्च को ही हैज टू पे हिम। अब क्रेडिटर के पास कितने साल हैं टू गो एंड फाइल अ केस इन केस इफ ही डज नॉट पे? 3 years, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 3 years। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने साल है? मतलब 3 साल है मेरे पास टू गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट हिम इफ ही डज नॉट पे मी। बट यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट बना है, ये जो 3 साल है ना, ये इसको रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ 1 year करते हैं। क्या ये चलेगा? मतलब वो बोल रहे हैं कि देखो, लॉ ने तो हमको 3 साल दिए हैं, ठीक है, पर तुम और मैं म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि अगर मैं तुमको पे नहीं करता हूं ना तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है, उसके बाद तुम केस फाइल नहीं कर सकते हो। सो कैन दीज टू पार्टीज लिमिट द लिमिटेशन पीरियड? कैन दे लिमिट? द आंसर इज नो। लॉ ने अगर मुझे 3 साल दिए हैं तो यू कैनॉट लिमिट इट, है ना। मेरे पास 3 साल है, लॉ ने मुझे 3 साल दिए कि 3 साल के अंदर यू कैन एनी टाइम गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट हिम इफ ही डज नॉट पे। तो आप ये जो 3 साल है ना, इसको खुद से लिमिट नहीं कर सकते हो, राइट। अगर करते हो तो अग्रीमेंट को वॉइड माना जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ऐसे अग्रीमेंट्स
जो लिमिटेशन को ही लिमिट करते हैं उसको क्या माना गया है, वॉइड। ठीक है, ऐसे अग्रीमेंट जिसमें ऐसा क्लॉज लिखा है कि हमको लॉ ने तो 3 साल दिए हैं, ठीक है, बट मैं तुमको ना सिर्फ 1 ही साल दे रहा हूं। 1 साल के बाद अगर तुमने केस फाइल, 1 साल के अंदर इफ यू हैवंट फाइल्ड अ केस, उसके बाद यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, कैन आई स्टॉप यू? द आंसर इज नो। व्हाट विल यू से? लॉ ने मुझे 3 साल दिए हैं, तू उसको लिमिट करके 1 साल कर रहे हो, क्या ये चलेगा? नो। सो यू कैन नॉट लिमिट द लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें आपको 5 इयर्स मिलते हैं, बट यहाँ पर अग्रीमेंट में आपने 2 इयर्स लिखा है, चलेगा क्या? कि 2 साल के अंदर फाइल किया तो किया, 2 साल के बाद कोर्ट मत जाना, क्या ये चलेगा? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू कैन नॉट लिमिट द लिमिटेशन पीरियड। आई होप दिस इज क्लियर, इसलिए मैं इसको लिख रही हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। यू मतलब कौन? आई एम स्पीकिंग ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, वो, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो लॉ ने अगर मुझे 5 साल दिए हैं या 7 साल दिए हैं या 3 साल दिए हैं, तो हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है या कोई भी राइट नहीं है कि हम लिमिटेशन पीरियड को ही लिमिट कर दें। ठीक है, चलो नाउ बिफोर मूविंग अहेड, रीड दिस एग्जांपल जो यहाँ पर नीचे दिया है, पढ़ लो ये। लॉ ने मुझे कितने साल दिए हैं? 3 इयर्स। इन लोगों ने कितना उसको लिमिट कर दिया है? तो ये इसको कैन आई कॉल दिस एज रियलिटी, करेक्ट? और इन लोगों ने कितना लिमिट किया है? लिमिटेड टू 2 इयर्स। क्या ये चलेगा? चलेगा क्या ये? दिस अग्रीमेंट इज कंसिडर्ड टू बी वॉइड बिकॉज, रीजन भी दिया है, ये केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है, तो आप रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज इट लिमिट्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। रीजन इतना ही है, बिकॉज इट लिमिट्स द लिमिटेशन पीरियड, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो अगर रियलिटी में तुम्हारे पास, रियलिटी मतलब क्या? जहां पर आपको लॉ 3 साल दे रहा है, आप उसको घटा के 2 साल या 1 साल या 6 महीने या 12 महीने 13 महीने नहीं कर सकते हो। यू हैव अ गुड पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यू कैन नॉट लिमिट दैट पीरियड। ठीक है, तो अभी हमने जो ऊपर एक लाइन पढ़ी थी कंटेंट में, ये उसका एग्जाम्पल है। तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट ड्रॉ अ सिंपल लिंक टू दिस, कि यहाँ पर जो आपने पढ़ा है उसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, और इसके अंदर और भी पढ़ना है विच इज अ लिटिल डिफरेंट। ओके, अब हमने सब हेडिंग में क्या पढ़ा है कि हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, आई कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट। अगर मैंने कल जाके कुछ ब्रीच किया है तो आप क्या करोगे? आप कोर्ट में ही जाओगे, आप मेरे खिलाफ केस फाइल करोगे, तो मैं आपको रोक सकती हूँ? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट स्टॉप यू। बट इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस मतलब क्या? दैट आई कैन स्टॉप यू, करेक्ट? एक्सेप्शंस का मतलब क्या होगा? अब वो एक्सेप्शंस क्या है दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, बट व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्सेप्शंस? दैट आई कैन स्टॉप यू, राइट? ओके, देखो इसके एक्सेप्शंस क्या है। पॉइंट ए, the agreement between 2 or more persons to refer to arbitration dispute which may arise between them is not illegal। अब सुनो, यहाँ पर ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये क्या कर रहा है? ए इसको गुड्स बेच रहा है, बी इसको क्या कर रहा है? पे कर रहा है, राइट? अब इन्होंने अग्रीमेंट के अंदर ही ऐसा लिखा है, एक चीज लिखी है कि कल को जाके अगर हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं, हमारे बीच में कुछ झगड़े हो जाते हैं, या मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं या तुम अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम कोर्ट में नहीं जाके हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। हु इज एन आर्बिट्रेटर? लिखो, आर्बिट्रेटर कौन होता है? द वन हु रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स amicably। What is the meaning of the word amicably? लिखो ब्रैकेट में, फ्रेंडली मैनर। The one who resolves disputes amicably, और ब्रैकेट में लिखो what is the meaning of amicably? In a friendly manner। ठीक है,
ए और बी क्या बोलते हैं कि कल को जाके अगर हमारे बीच में झगड़े हो जाते हैं तो हम ना कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। क्या ये चलेगा? द आंसर इज यस। इसको देन इट इज नॉट इलीगल। नॉट इलीगल को अंडरलाइन करो कि अगर दोनों लोगों के बीच में ऐसा डिस्कशन हो रहा है कि कोर्ट में ना जाके आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। अच्छा, आर्बिट्रेटर के पास जाने के दो कारण हैं। एक, ये फ्रेंडली मैनर में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, और दूसरा, दिस इज स्पीडी। लिख लो ये भी, कोर्ट इज अ लेंथी प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन इज अ स्पीडी प्रोसीजर। तो ये एक और मोटिवेशन है टू गो टू द आर्बिट्रेटर रादर देन गोइंग टू द कोर्ट। तो यहाँ पर भी पार्टीज ने एक दूसरे को रुकावट डाली है, पर क्या ये रुकावट चलेगी? द आंसर इज यस, क्योंकि तुम कोर्ट ना जाके किसके पास जा रहे हो? आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हो। तो इसका हम एक्सेप्शंस में मान सकते हैं that you are restricting each other from not going to the court, but instead of going to the court you are going to the arbitrator. Is this valid? The answer is yes. ठीक है, so this is point number 1. Point number 2 देखो, an agreement in writing, इसको अंडरलाइन करो, an agreement in writing between two or more person to refer to arbitration which has already arisen. Again ये भी illegal नहीं है। तो now what is the difference between point 1 and point 2? The difference is, हाँ यहाँ पर भी not illegal है ना? नहीं, बताओ क्या डिफरेंस है? यहाँ पर भी नॉट इलीगल है, यहाँ पर भी नॉट इलीगल है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? विच मे अराइज। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? विच हैज ऑलरेडी अराइजन। ये डिफरेंस है, करो इसको हाईलाइट। यहाँ पर डिस्प्यूट्स फ्यूचर में हो सकते हैं, सेकेंड पॉइंट में डिस्प्यूट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। दोनों में आप किसके पास जा रहे हो? आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हो, राइट? द आर्बिट्रेशन पार्ट रिमेन्स सेम इन बोथ द पॉइंट्स। व्हाट इज द डिफरेंस? पॉइंट 1 में हो सकते हैं कि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स हो, पॉइंट 2 में डिस्प्यूट्स ऑलरेडी अराइज हो चुके हैं। पर दोनों केसेस में आप कोर्ट जा रहे हो क्या? आर यू गोइंग टू द कोर्ट? द आंसर इज नो। वेयर आर यू गोइंग? आर्बिट्रेटर। ठीक है, हर एक छोटे से लाइन का अलग से इंटरप्रिटेशन है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 2 पॉइंट्स। नाउ ये नोट जो लिखा हुआ है इसको 2 स्टार मार्क कर लो, जो नीचे नोट लिखा है। Now I'm reading the sentence. Listen. An agreement not to appeal to higher court against the judgment of lower court does not amount to restraint of legal proceedings. Does not को underline करो. Does not amount to restraint of legal proceedings. अब सुनो, अगेन मैं वापस एग्जाम्पल ले रही हूँ ए और बी का। ठीक है, अब अग्रीमेंट में इन लोगों ने रोका नहीं है, पर ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं ना, तो हम ये मैटर किसको रिफर करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ठीक है, और हम एक और चीज अभी से ही डिसाइड कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट पास करेगी ना, वो फाइनल होगा। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरे फेवर में जजमेंट पास किया तो तू हायर कोर्ट में मत जाना, मतलब तू हाई कोर्ट में मत जाना। अगर तेरे बिहाफ पर उसने जजमेंट पास किया है, देन आई विल नॉट गो टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आप अपील के लिए अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो वो चलेगा। मतलब आपने क्या कहा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला सुनाएगी वो फैसला क्या होगा? फाइनल होगा। फिर वो फैसला तेरे फेवर में हो या मेरे फेवर में हो, दैट विल बी फाइनल। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ना हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे हम, या अगर हमने मैटर हाई कोर्ट में अपील किया है तो हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप फर्दर अपील के लिए अगर उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो वो चलेगा। गेटिंग मी? यहाँ पर हम मैटर किसको रिफर करेंगे? फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, और ये फाइनल मानेंगे। मतलब क्या, हम हाई कोर्ट में जाएंगे क्या? हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो दूर की बात है, राइट? सो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमको जजमेंट सुनाएगी वो हम फाइनल कंसिडर करेंगे। मतलब क्या, आई एम स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग अहेड, फ्रॉम गोइंग वेयर? टू द हाई कोर्ट और टू द सुप्रीम कोर्ट। इज दिस वैलिड? द आंसर इज यस। मतलब आई कैन रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम अपीलिंग। क्या लिखा है? An agreement not to appeal to the higher court does not amount to restraint. जितना मैंने यहाँ पर वापस से हाईलाइट किया उतना कर लो।
an agreement not to appeal to the higher court does not amount to restraint. देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो मेरे फेवर में ही सुनाएगी क्या? ये मुझे चीज पता है क्या आज से ही? नहीं पता है. तुम्हारे फेवर में भी सुना सकती है, मेरे फेवर में भी सुना सकती है, राइट? सो डू आई नो दैट इट इज गोइंग टू pass the judgment on my behalf? Yes, that is compulsory when it comes to writing, because the disputes have already arisen. That is why it needs to be done in writing. ठीक है? That was the only difference between point A and B. Yes. तो अब मुझे पता तो नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेरे फेवर में जजमेंट सुनाएगी, राइट? बट फिर भी मैं आज अग्री कर रही हूँ ना कि उसने जो भी सुनाया ना वो हम दोनों के लिए क्या होगा? वो फाइनल माना जाएगा, राइट? हो सकता है तुम्हारे फेवर में भी सुनाए, हो सकता है मेरे फेवर में भी सुनाए, बट वो जो भी सुनाएगी, जो भी वो डिसीजन पास करेगी, दैट विल बी कंसिडर्ड फाइनल. मतलब मैं तुमको रोक रही हूँ नॉट टू गो टू द हाई कोर्ट. ये चलेगा क्या? मेरा ये रोकना चलेगा क्या? द आंसर इज यस. ठीक है, इसलिए नोट इंपॉर्टेंट है. आप मुझे रोक सकते हो क्या? वो भी रोक सकते हो. बोथ पार्टीज कैन स्टॉप ईच अदर फ्रॉम गोइंग टू अ हायर कोर्ट. ठीक है. ओके, अब एक केस स्टडी लिखो फ्रॉम द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन. Come to question number 23. पेज नंबर बता दो कौन सा है? 10. क्वेश्चन नंबर 23. 23 में सेकेंड वाला क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन? पढ़ो. प्रकाश और गिरीश वाला है ना? रीड. Is this a valid agreement or a void agreement? क्या वो एक दूसरे को रोक सकते हैं? Yes or no? Can they stop each other from going to the legal proceedings? They cannot. तो ये valid है या void है? Void है. Obviously लिखो. It's just a 2-line answer. बस इतना ही लिखना है. An agreement in restraint of legal proceedings, an agreement in restraint of legal proceedings is void as per section 28, as per section 28 of the Indian Contract Act 1872. ठीक है. Now ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ जो कि आपका अभी दिसंबर अटेम्प्ट में आया था. ठीक है, द दिसंबर अटेम्प्ट विच जिसका आज रिजल्ट है उसके क्वेश्चन पेपर में से आई एम डिक्टेटिंग यू वन क्वेश्चन. दिस जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ दिस इज फ्रॉम यूनिट 6. लिखो क्वेश्चन, लिखो. चाहिए तो नोटबुक में लिखो बिकॉज आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चन एज वेल. Write down the question. Mr. Y gives loan to Mr. G. Mr. Y gives loan to Mr. G of rupees 30 lakh. ये आया, तुमको तो पता ही होगा, है ना? Mr. Y gives loan to Mr. G for rupees 30 lakhs. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन पे लिखो मिस्टर जी डिफॉल्टेड टू रीपे द लोन ऑन ड्यू डेट.
Mr. G defaulted to repay the loan on due date. Mr. G defaulted to repay the loan on due date and the debt becomes time barred. And the debt becomes time barred. Full stop. अब next line पर लिखो. I'll repeat the sentence again. Mr. Y gives loan to Mr. G of rupees 30 lakhs. Full stop. Mr. G defaulted to repay the loan on due date and the debt becomes time barred. Correct? And the debt becomes time barred. Next line पर लिखो. Now Mr. G agrees. Now Mr. G agrees to settle the full amount. Now Mr. G agrees to settle full amount to Y. To settle the full amount to Y. Now Mr. G agrees to settle full amount to Y. Full stop. Next line पर लिखो. Whether acceptance of time barred debt is enforceable in law? Question mark. Whether acceptance of time barred debt is enforceable in law. Is enforceable in law. Now after writing this question, come to unit 6. बताओ टाइम बार्ड डेट का पेज नंबर कौन सा है? Yeah, tell me what is the page number of time barred debt? 19. Okay, read. टाइम बार्ड डेट का पॉइंट पढ़ लो. सॉरी इट्स इज यूनिट 2 ना. हाँ, मैंने गलती से 6 बोला. 2 पेज नंबर 19. अच्छा, एक चीज तो क्वेश्चन से जो समझ आ रही है वो ये है कि मैं ए और बी रेफर कर रही हूँ. ठीक है, ए ने इसको कितने दिया था? 30 लाख का लोन दिया था. राइट. अब ये जो लोन है ये क्या हो गया है? टाइम बार हो गया है. टाइम बार हो गया है. करेक्ट. तो अब टाइम बार होने के बाद कैन यू गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ केस? टाइम बार हो चुका है, 3 साल खत्म हो चुके हैं. यू कैन गो. द आंसर इज नो. ठीक है, अब ये टाइम बार तो हो चुका है. अब उसके बाद सपोज 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब बी को रिपे करना है. बी रिपे करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? आंसर इज यस. ठीक है, ही कैन रिपे. ठीक है, लिखो आंसर. अच्छा, रिपे कर सकता है मतलब इन्फोर्सिबल होगा, इसका आंसर भी यस है. बट उसके लिए कंडीशन है दैट इट शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी साइंड. लिखा है क्या? ये 2 वर्ड्स लिखे हैं क्या? रीड दैट पॉइंट अगेन. That it should be in writing and it should be signed. Are these 2 words mentioned? लिखा है क्या? लिखा है. The point is given, right? अच्छा, सेक्शन बताओ कौन सा है इसका? 25 सबसेक्शन 3. लिखो, राइट डाउन द आंसर. According to section 25 subsection 3 of Indian Contract Act, 1872,
according to section 25 subsection 3 of the Indian Contract Act 1872, where a promise in writing, signed by the person making it, where a promise in writing signed by the person making it, or by his authorized agent, comma, where a promise in writing signed by the person making it or by his authorized agent, comma, to pay a time barred debt, is valid. This is point number 1. ठीक है, इट इज वैलिड, मतलब अगर वो अब रीपे करना चाहता है तो वो रीपे कर सकता है, उसको वैलिड माना जाएगा. राइट ऑन पॉइंट नंबर 2. In the given case, G agreed to settle full amount. To Y. G agreed to settle full amount to Mr. Y of time barred debt. Full stop. In the given case, G agreed to settle the full amount to Mr. Y of time barred debt. Full stop. Next line पर लिखो, if such promise is in writing, and signed, by G or by his authorized agent, then acceptance of such time barred debt is enforceable. Otherwise not enforceable. I'll repeat the point again. In the given case, G agreed to settle the full amount to Mr. Y of time barred debt, full stop. If such promise is in writing and signed by G or by his authorized agent, then acceptance of such time barred debt is enforceable, otherwise not enforceable. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर हम वापस से प्रैक्टिकलिटी देखें, अब अगर बी को वापस इच्छा हो रही है रीपे करने की, तो ये रीपे मतलब ऐसे ही डायरेक्टली जाके 30 लाख नहीं देगा, वापस से ए और बी को एक राइटिंग और साइंड में एक वापस से अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, where it will be written that though it is a time barred debt, B now wants to repay the entire 30 lakhs along with maybe interest to Mr. A. ठीक है, तो ये इमीडिएटली जाके रीपे नहीं कर सकता है. रीपे अगर करना है तो अभी हमने जो दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए, इट शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी साइन. तो रीपे करने से पहले वापस इसको राइटिंग में ले लो, क्योंकि क्या पता वापस से अगर वो मुकर जाए तो, राइट. दैट इज व्हाई इट शुड बी राइटिंग एंड इट शुड बी साइंड बाय हु, बाय जी. ये इंपॉर्टेंट है, और बाय हिज एजेंट. अगर राइटिंग में होगा, अगर साइंड होगा, तभी जाके ये इन्फोर्सेबल माना जाएगा, अदरवाइज नॉट इन्फोर्सेबल. ठीक है, so you can understand कि though the point was easy enough to understand, but case laws ऐसे आते हैं where you have to actually interpret the question. ठीक है, चलो एक और लिखो, write down one more again. अच्छा, this is a 2 mark question. ये इतना आपको 2 मार्क के लिए लिखना पड़ेगा. ठीक है, एक और लिखो क्वेश्चन. अगेन इट इज फ्रॉम द सेम पेपर. राइट डाउन, Mr. S and R
Mr. S and Mr. R made contract wherein S agreed to deliver paper cup manufacture machine to Mr. R and to receive payment on delivery, full stop, and to receive payment on delivery. I'll repeat the first line again. Mr. S and R made a contract where S agreed to deliver paper cup manufacture machine to R and to receive payment on delivery. ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर लिखो अब, on the delivery date, R did not pay the agreed price. On the delivery date, R did not pay the agreed price. Full stop. R did not pay the agreed price. Full stop. Next line पर लिखो, decide whether S is bound to fulfill his promise. Whether S is bound to fulfill his promise at the time of delivery. Decide whether Mr. S is bound to fulfill his promise at the time of delivery. बोला क्या होगा इसमें? यहां पर मशीन कौन दे रहा है? मशीन इज गिवन बाय एस. ये मशीन देगा आर को और आर क्या करेगा? पेमेंट करेगा. ये दोनों चीजें कब होने वाली हैं? डिलीवरी डेट पर. ठीक है, उसके डिलीवरी डेट पर हुआ क्या? एक्चुअली में डिलीवरी डेट पर ये पेमेंट नहीं करने के लिए तैयार है. तो क्वेश्चन ये है, विल ही डिलीवर द मशीन? हाँ, क्यों नहीं? वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए तैयार नहीं है. इसका ये मतलब क्या कि तुम भी नहीं करोगे? बोलो ना हाँ. मतलब मेरे टोन के हिसाब से तुम्हारे आंसर्स बदलेंगे क्या? हाँ, तो क्या होगा फिर इसमें बताओ? इफ यू आर नॉट रेडी टू पे मी, विल आई सेल यू माई मशीन? नो. सो अगर इफ यू आर नॉट रेडी टू फुलफिल योर प्रॉमिस, विल आई? है ना, आई विल ऑल्सो नॉट, बिकॉज आई नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू पे मी. तो मैं चैरिटी करूंगी क्या? नहीं ना. सिंपल आंसर है. लिखो 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 लिखो. अच्छा, यहाँ पर मुझे बताओ, सिर्फ एक पार्टी ने ही प्रॉमिस किया है क्या? यहाँ पर दोनों पार्टीज ने प्रॉमिस किया है ना कि मैं मशीन दूंगी तो मुझे पेमेंट देना. तो प्रॉमिसेस आर फ्रॉम बोथ साइड. तो ये प्रॉमिस को क्या कहते हैं? What are these promises called as? Where promises are made by both parties to each other. ये प्रॉमिस का एक नाम है. इम्प्लाइड. काहीपन. चलो मैं आपको फर्स्ट लेटर बताती हूँ. आर से स्टार्ट होता है. अब तो आना चाहिए यार. देखो मैं तुम्हारे वजह से आंसर्स भी नहीं पढ़ रही हूँ. यूनिट 4 का है ये. चलो अभी तो देख के बता दो एटलीस्ट. Where promises are made by both parties to each other. है क्या? क्या बोलते हैं? अरे अभी तो बोलो. हाँ, reciprocal promises. So what are reciprocal promises? Where both parties promise to each other. ठीक है? It is called as mutual promise or reciprocal promises, but reciprocal is a appropriate word. लिखो आंसर.
Acha, just 1 minute before writing the answer. Now you both have attended the paper, right? Tell me one thing कि जब आप ऐसे questions पढ़ते हो क्या आपको immediately answers click होते हैं? Honestly बताना. नहीं ना? So what I'm trying to tell you all कि इसको lightly मत लो. This is what all I'm trying to interpret from their answers. कि अब यहाँ पर मैं हर sentence को, हर word को तोड़ तोड़ के आपको reference दे रही हूँ. तो ये अभी से ही आपको समझना है क्योंकि एग्जाम में ये नहीं होता है पॉसिबल. नाउ यू व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, राइट? लिखो आंसर. राइट डाउन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 ऑफ ICA 1872, according to section 51 of ICA 1872, when a contract consists of reciprocal promises, when a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, यहाँ पर साइमल्टेनियसली क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें कब होने वाली हैं? डिलीवरी डेट पर, ठीक है, इसलिए द वर्ड साइमल्टेनियसली इज यूज्ड. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, कॉमा, नो promiser needs to perform his promise. No promiser needs to perform his promise unless the promisee is ready. No promiser needs to perform his promise unless the promisee is ready and willing. Unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. Is ready and willing to perform his reciprocal promise. Is ready and willing to perform his reciprocal promise. Full stop. Next line पर लिखो. If one of the promises is not performed, if one of the promises is not performed, if one of the promises is not performed, the other two, T-O-O, the other two need not be performed. The other two need not be performed. Full stop. I'll repeat entirely. According to section 51 of ICA 1872, when a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, comma, no promiser needs to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. Full stop. If one of the promises is not performed, the other two need not be performed. Now write down point number 2. In the given case, R did not pay the agreed price. R did not pay the agreed price. R did not pay the agreed price. R did not pay the agreed price on the delivery date. On the delivery date. Therefore, R will be guilty of breach. Therefore, R will be guilty of breach of promise. R will be guilty of breach of promise and the breach will relieve S. And the breach will relieve S of the obligation to perform. And the breach will relieve S of the obligation to perform his promise.
of the obligation to perform his promise and would enable S to treat the contract and would enable S to treat the contract as and would enable S to treat the contract as at an end and would enable S to treat the contract as at an end. Full stop. Okay? I'll repeat the last one again. In the given case, R did not pay the agreed price on the delivery date. Therefore, R will be guilty of breach of promise. And the breach would relieve S of the obligation to perform his promise and would enable S to treat the contract as at an end. ठीक है? ये क्वेश्चन के बाजू में लिख दो यूनिट 4 और जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया उसके इधर लिख लो यूनिट 2. ठीक है? और पेज नंबर्स भी लिख लो. डन? बस हो गया ना. दिस ऑल्सो वॉज फॉर 2 मार्क्स. दोनों 2 मार्क्स के लिए थे. ये जो पॉइंट 8 है यहाँ पर लिखो होमवर्क. पॉइंट 8 इज योर होमवर्क. ठीक है? नाउ डिपेंड्स व्हेन वी मीट, वेदर वी मीट टुमारो, है ना?